साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता न्यूज़पेपर के 17 जुलाई 2023 के संस्करण में एक संपादकीय प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है बरसाती जल के रुके हुए रास्ते। इस संपादकीय को अतुल कनक जी ने लिखा हुआ है और इस संपादकीय इस आर्टिकल में जो बरसात बरसात के जो फ़ायदे हैं और बरसात के दौरान जो वर्तमान में इस समय काफ़ी बाढ़ की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के पीछे क्या कारण है, ये किन वजहों से ये बाढ़ की इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो इन सभी के बारे में और क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो ये एक तरीके से आपका बरसात, बारिश, बाढ़ और आपदा प्रबंधन से संबंधित यह आर्टिकल है। यदि आप इसको मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो यूपीएससी और यूपीपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर 3 आता है, जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉपिक आता है उसमें, और इसके अतिरिक्त निबंध में भी यह टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और ऐसे भी कहीं आप डिबेट वगैरह में, कहीं बातचीत में भी आप इन बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि जो निबंध वाला पोर्शन है, ये निबंध आपका पीसेस के अतिरिक्त आप देखेंगे तो जो आरओ एआरओ की जो मुख्य परीक्षा होती है वहाँ पर भी आपको निबंध लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य स्टेट के पीसेस होते हैं वहाँ पे भी मुख्य परीक्षा में निबंध लिखवाया जाता है, तो ये हर जगह पे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जुलाई के शुरुआती दिनों में हुई बरसात ने उत्तर भारत में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला में तो एक पूरा बाजार ही पानी के प्रवाह में बह गया। अनेक स्थानों पर खुले में खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तबाही के मंजर हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी बरसात के कारण अफरा तफरी का माहौल रहा है। नगरीय बस्तियों में पानी जमा होने का सिलसिला नया नहीं है। जो शहर अत्याधुनिक होने का दावा करते हैं या जिनकी गणना अब स्मार्ट शहरों में होने लगी है, उनमें सामान्य बारिश ही जल प्लावन जैसा दृश्य पैदा कर देती है। भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्य से ही अपनी जीविका कमाता है। इसलिए बरसात का आगमन हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं होता है। रिमझिम बरसते पानी में भीगते हुए इंदर राजा पानी दे गुड़धानी दे कहते हुए भीगने वालों की पीढ़ी आज भी इस पर्व के आनंद की कहानियां कहती मिल जाएगी। मगर अब मानसून के दिनों में इस या उस शहर की हालत अखबारों को बारिश कहर बनकर टूटी जैसे शीर्षकों के इस्तेमाल के लिए विवश कर देती है। मगर उन शहरों का क्या करें जो बारिश के स्वागत की तैयारी को आवश्यक ही नहीं समझते। अनियोजित नगर नियोजन ने इस तथ्य को भी बिसरा दिया कि भारत में करीब 4 माह वर्षा ऋतु होती है और बादलों से बरसने वाले पानी को अपने सहज प्रवाह के मार्ग में निकासी के माध्यम तो चाहिए ही। पुरानी कहावत है कि आग, पानी, राजा और सांप आसानी से अपना स्वभाव नहीं बदलते। पानी का स्वभाव है बहना, और अगर उसके रास्ते में कोई चुनौती आती है तो भी वह अपने स्वभाव नहीं बदलता। पानी के प्रवाह के मार्ग में अगर पत्थर के निर्माण चुनौती बनकर खड़े होंगे तो वह या तो उन्हें तोड़ देगा या उन इलाकों में से बहेगा जिन इलाकों को बरसाती पानी के एकत्र होने की आदत नहीं है। यही स्थिति जो है अफरा तफरी का माहौल बनाती है। किसी भी ऐतिहासिक बस्ती या गढ़ को देख लीजिए, उनमें बरसात के पानी के संग्रहण का पर्याप्त प्रबंध होता था और अतिरिक्त पानी के प्रवाह का माकूल बंदोबस्त। बरसात के पानी के प्रवाह के मार्ग में बड़े बड़े तालाब बनवाए जाते थे और ये तालाब एक मजबूत प्रवाह तंत्र के माध्यम से परस्पर जुड़े होते थे। जब एक तालाब का पानी बहने लगता था तो वह स्वयं इस प्रवाह तंत्र के माध्यम से अगले तालाब तक पहुंच जाता था। छोटे इलाकों में कुएं, कुंड, बावड़ी, जोहड़ या झीलों का निर्माण कराया जाता था। ये तालाब, कुएं, कुंड, बावड़ी, जोहड़, झील आदि बरसाती पानी का संग्रहण कर उसे रियायसी बस्तियों में अफरा तफरी मचाने से तो रोकते ही थे, लोगों को वर्ष पर्यंत उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा इन जल स्रोतों में जमा पानी भूजल को बनाए रखने और उसकी मात्रा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नरवर किले में एक तालाब के अंदर 8 कुएं और 9 बावड़ियाँ हैं। 8 कुएं और 9 बावड़ियाँ हैं। यह तालाब जमीन से करीब 500 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। जब किसी भी आपात परिस्थिति में या मौसम की तुनक मिजाजी के कारण जल संग्रहण कम होता होगा तो पहले तालाब के माध्यम से और फिर तालाब का जल स्तर कम होने पर उसमें स्थित कुओं और बावड़ियों के माध्यम से लोगों की ज़रूरतों का जल मिलता रहा होगा। राजस्थान के बूंदी नगर के जिस ऐतिहासिक किले की प्रतिकृति तक को दुश्मन के अधिकार में जाने से बचाने के लिए हांडा कुंभा ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, उसी किले के ठीक नीचे
नवल सागर नामक तालाब में भी एक बावड़ी है। इस बावड़ी का उद्देश्य भी यही रहा होगा। बूंदी पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। निश्चित रूप से पहाड़ों पर बरसने वाला पानी तलहटी की ओर दौड़ता होगा। इस पानी के वेग को रोकने के लिए रियासत काल में बूंदी में इतनी बावड़ियां बनवा दी गईं कि कतिपय लेखकों ने तो बूंदी को बावड़ियों का शहर ही कह दिया। लंबे समय तक ये बावड़ियां बूंदी के निवासियों को पीने का पानी मुहैया कराती रहीं। लेकिन अब बूंदी की अधिकांश बावड़ियां अपनी दुर्दशा पर आंख बहाती प्रतीत होती हैं। ऐसा केवल बूंदी की पहाड़ियों के साथ नहीं हुआ, लगभग सभी जगह पुराने जल स्रोत दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। कुएं उपेक्षा के कारण गंदगी से भर गए हैं, तालाब और झील अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं या फिर अनियोजित नगर नियोजन के। राजस्थान के कोटा शहर में 13 तालाब थे। विकास की दौड़ में बने रहने के लिए इनमें से अधिकांश को पाट कर उन पर या तो कॉलोनी बना दी गई या बहुमंजिला बाजार। अनंतपुरा तालाब, रंग तालाब, काला तालाब यहाँ की बस्तियों के नाम हैं। तो दकनिया तालाब उपनगरीय रेलवे स्टेशन है। कोटा हड़ौती के पठार के सबसे निचले हिस्से पर बसा है। पठार के ऊपरी हिस्से में बरसने वाला पानी जब तेजी से बस्तियों की ओर दौड़ता था तो ये तालाब उस प्रवाह के वेग को थाम लेते थे। जब तालाब पाट दिए गए तो बरसात का पानी बाढ़ बनकर बस्तियों में घुसने लगा। इसका उपचार यह किया गया कि एक डाइवर्जन चैनल बनाकर बरसात के पानी को शहर के रियासी इलाकों के पहले ही चंबल नदी की तरफ मोड़ने का तंत्र विकसित कर दिया गया। इससे बस्तियां आए दिन बाढ़ की आशंका से तो बच गईं, लेकिन एक ऐसे संकट की ओर सारा शहर मुड़ गया जिसका निदान आसान नहीं होगा। जो पानी जमीन में रमकर भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता था, धरती उसके स्पर्श के सुख से वंचित हो गई। यह संयोग नहीं है कि सदा सलीला कही जाने वाली चंबल नदी के किनारे बसे होने के बावजूद कोटा शहर की बहुत सारी बस्तियां भूजल की दृष्टि से डार्क जोन में चली गई हैं। अनियोजित नगर नियोजन भविष्य के सूखों पर किस तरह तुषारापात करता है, यह कुछ समय पहले दुनिया ने तब देखा जब जोशीमठ के मकानों में दरारें आईं। जोशीमठ की धरती अनियंत्रित निर्माणों का दबाव सहने लायक नहीं थी। नदियों के किनारे बसे अधिकांश शहरों में नदी के तटीय इलाकों को घेर कर निर्माण करने की प्रवृत्ति पिछले कुछ सालों में प्रबल हुई है। जब तक नदी बांधों के दबाव के कारण दमित प्रवाह पर विवश होती है तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब नदी अपने उदाम उत्साह में होती है और अपने उस आंगन की ओर दौड़ती है जिसमें कभी वह बरसों खेली कूदी है, तो आंगन में आ खड़े हुए निर्माण ध्वस्त होते हैं। अब क्या इसमें नदियों का कसूर है? एक तरफ पानी के प्रवाह के रास्ते अवरुद्ध हैं। हालत यह है कि छोटी नदियों को अतिक्रमण ने नालों में बदल दिया है और कॉलोनियों में लोगों ने नालियों तक को अपने मकान के घेरे में लाने के लिए अवरोधों से ढक दिया है। ऐसे में अगर सामान्य से अधिक बारिश हुई तो जल प्लावन के दृश्य तो सम्मुख आएंगे ही। बेशक हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बादल फटा और लोग संकट से घिरे, उस स्थिति का सामना करना तो किसी भी परिस्थिति में आसान नहीं होता, लेकिन जरा सी बाढ़ के बाद शहरों में जल प्लावन के हालात बन जाने के संदर्भ में क्या अनियोजित नगर नियोजन पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए? तो ये जो समस्याएं गिनाई गई हैं, इसी में समाधान है। जो समस्याएं हैं उसी को जब आप निराकरण के रूप में बताते हैं तो वही आपका समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।